हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इकोनॉमी। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अब हम पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि साथ साथ में एनसीईआरटीज आप लोग कवर कर लें, ताकि अगर आप न्यू हो तो आपको इकोनॉमिक्स जो है एकदम बेसिक से आप स्टार्ट कर पाएँ। तो आज हमने 9th क्लास से आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। 9th क्लास के एनसीईआरटीज के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वहाँ से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप लोग वो रिवाइज करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा उससे पहले ये वीकली शेड्यूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास आपकी सुबह 10:15 होती है। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग की 12 बजे, और जीएस क्लासेस फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स आप देखते हैं 2 PM वाली सीरीज में, और वन लाइनर पंजाब जीके 5 PM। डेली करंट अफेयर इशू फॉर पीसीएस आप 6 PM पे देखते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहां पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि आपकी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड योर डिमांड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड and other natural resources such as water, forest and minerals. Second statement है, the physical capital can be divided into fixed capital or working capital. Third statement है, the fixed capital are used up in the production unlike your working capital. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है which of the above given statement is or are correct. तो यहाँ पे आपका डायरेक्टिव करेक्ट है। तो कोड्स आपको गिवन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, और लैंड आपका यूज किया गया है टर्म, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती है आपकी बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज को भी, जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, फिजिकल कैपिटल को हम डिवाइड कर सकते हैं किस पे, फिक्स्ड कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट है, द फिक्स्ड कैपिटल आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन अनलाइक द वर्किंग कैपिटल। अब इसके लिए आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स क्या हैं और आपकी वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स क्या हैं। फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स आपके हैं जो चीजें आपकी फिक्स्ड रहती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गई, मशीनरीज हो गई, तो ये आपके हैं फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल है आपके, जैसे रॉ मटेरियल है, आपका मनी है। तो अब आपको देखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन जो है वो इंटायरली कंज्यूम हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका आता है वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल तो आपका वो ओवर द ईयर्स वियर एंड टीयर होता है, बट ऐसे कंजम्पशन नहीं होती। बिल्डिंग्स आपकी ओवर द ईयर्स रहेंगी, ठीक है, अब बहुत चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्शन चलती रहेंगी, बट आपकी बिल्डिंग ऐसे ही रहेगी। टूल्स एंड मशीनरीज भी आपकी ऐसे ही रहेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड गलत है आपकी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल प्रोडक्शन में यूज नहीं होती, आपकी वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाता है। जैसे रॉ मटेरियल जो है वो सारा यूज हो जाएगा और उसके कोई फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। अब रॉ मटेरियल इन इटसेल्फ तो नहीं रहेगा, मनी है, जो मनी आप इन्वेस्ट करोगे वो कंज्यूम हो जाएगी और आपकी फिर से अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आप कमाएंगे दैट इज अ डिफरेंट केस, बट जो मनी आप जो शुरुआत में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें वो यूज हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो आपको करेक्ट पूछा था, आपका आंसर है A1 and 2 ओनली। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं अब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये हैं आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में एक विलेज पालमपुर की स्टोरी ली गई है, और वहीं उसी के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो आपका बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल कैपिटल को हमने देख लिया है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में हम डिवाइड कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स क्या थे आपके, रॉ मटेरियल एंड मनी। ऐसे ही फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल हमने देखे हैं टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे कौन सा खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपकी वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, फिनिश गुड बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द फार्मर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस आपके पास है, ए कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड पल्सेज, या फिर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट पल्सेज एंड राइस। तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी कॉमन टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में पता ही होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में से ये बन रहा है। हमने वो जो बच्चे हैं जो बिल्कुल लर्नर है नेसेंट स्टेज में इकोनॉमिक्स पढ़ने के, उनके पर्सपेक्टिव से भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और अपने साथ साथ में एनसीईआरटी रिवाइज करते जाइए। तो अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं रिवाइज की है तो ये सेशन देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़िए, आप जरूर कोरिलेट करेंगे इन क्वेश्चन से। तो आप आंसर मार्क कर दीजिए। इसका आंसर है आपका कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ आपका व्हीट और राइस की कल्टीवेशन हुई थी। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए। तो 1960s में आपका क्या हुआ था, कंट्री में फूड सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, हमें इम्पोर्ट कराना पड़ रहा था राइस एंड व्हीट को, क्योंकि ये बेसिक फूड है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई, आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, उसके लिए फर्टिलाइजर्स आए, केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, इससे क्या हुआ, आपकी यील्ड बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपका कौन से एरिया में आया था, आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, इस पोर्शन में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस जो है वो इंक्रीज की गई थी। तो यहाँ पे आंसर है ए, काफी सिंपल आंसर है। तो याद रखना है आपने, व्हीट और राइस की प्रोडक्शन हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। तो ध्यान में रखना है, एग्जाम में हम नॉट नहीं देखते। अब फर्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द सेकेंडरी सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है टर्शरी सेक्टर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको करेक्ट कोड मार्क करना है, वीडियो पॉज करके आप मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका एक इंडियन इकोनॉमी है या कोई भी इकोनॉमी है, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है, जो कि है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो वही आपको यहाँ पे गिवन है इन रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा, और इससे आप रिलेट कर पाएंगे फर्स्ट, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आपको बताता है कि सारे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते हैं। अनएम्प्लॉयड सिर्फ वही लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीजन अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उन्हें वेजेस कम लग रही है, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, एग्जाम की तैयारी करते करते जो टाइम अभी हम वर्क करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम अनएम्प्लॉयड है। बट एक इंसान जो काम करना ही नहीं चाहता फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट में आपको पूछा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका वो क्या है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर है वो फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि नाम बता रहा है क्या होती है, आपकी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस सेक्टर के लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और ये आपका कहाँ होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं। जो लोग इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, वो लोग तो साल भर के लिए एम्प्लॉयड ही है, उनका कोई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, या तो वो अनएम्प्लॉयड है और या तो वो एम्प्लॉयड है। यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंड आपका है टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर आपका क्या है, सर्विस सेक्टर भी इसे हम कहते हैं, जैसे आईटी रिलेटेड जॉब्स आजकल होती है, हम लोग करते हैं, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, तो ये सारा आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। तो यहाँ पे मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर जो है वो आपका एग्रीकल्चर है, अगेन टर्शरी सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। तो आपको नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो इसमें से कौन सी नहीं करेक्ट है आपकी, सेकेंड और थर्ड, तो आंसर हो गया आपका बी। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट से कैसे डील करना है, जब भी आप स्टेटमेंट्स रीड करें आप उसके आगे करेक्ट या इनकरेक्ट मार्क कर दें, फिर आप अपना डायरेक्टिव देखें दोबारा से आपको क्या पूछा है। अगर यहाँ करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ए, जिसमें सी मार्क है, और अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो जिसमें आई मार्क है वो आपका आंसर हो जाएगा।
अभी इजी लग रहा है बट एग्जाम में जो है एग्जाम प्रेशर की वजह से आप कंफ्यूजन में इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आपका अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट वर्क राइट नाउ ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है जी। फिर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ये दो फीचर है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर ही आपका सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। तो अभी हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, अब उसमें से मोस्ट अबंडेंट कौन सा अवेलेबल है, सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। आपका ऑप्शन है लेबर, लैंड, मशीनरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर इन तीनों में ही हम देखें तो लैंड भी आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, जितना है उतना ही है। आपके पास मशीनरी भी लिमिटेड है, जितनी बनाओगे उतनी ही होगी। तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, थर्ड वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया जब आपका बी और सी एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास आंसर है ए लेबर। तो जैसे आपने पॉपुलेशन रीड किया होगा, पॉपुलेशन भी इंडिया की है वो 2023 तक नंबर 1 पे इंडिया आने वाला है पॉपुलेशन के केस में। तो चाइना को हम लोग पार करने वाले हैं, तो इसीलिए आपकी लेबर जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सॉरी, तो यहाँ पे आपका आंसर है ए। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। तो अगर आपने एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने ये टर्म देखी होगी मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुत ही बेसिक टर्म है, बहुत ही सिंपल है। तो अब यहाँ पे उसी का मतलब आपसे पूछा गया है कि इट रेफर्स टू व्हाट। आपका फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, सेकेंड है कल्टीवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज, यहाँ पे व्हीट उगाया, यहाँ पे राइस, यहाँ पे व्हीट, यहाँ पे राइस, ऐसे। या फिर कल्टीवेशन ऑफ मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। फोर्थ है आपका कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको मल्टीपल क्रॉपिंग बताना है क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कल्टीवेटिंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर। जैसे आप क्या गर्मियों में आप अलग क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में आप राइस उगाते हैं फॉर एग्जांपल, सर्दी के सीजन में आप व्हीट उगाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आप एक सीजन आता है जहाँ पे आपकी वेजिटेबल्स उगती है, टमाटोज उगते हैं, आपकी शिमला मिर्च, कैप्सिकम उगती है। तो ये आपकी सेम फील्ड में हो रहा होता है, बट अलग अलग टाइम पे आप सेम फील्ड में अलग अलग चीजें कल्टिवेट करते हैं, और इसी वजह से ऑल द ईयर राउंड आपका एक जो खेत है उसमें कुछ ना कुछ कल्टिवेट होता रहता है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये जो है जहाँ पे हम एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप साथ में करते हैं, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, मल्टीपल क्रॉपिंग आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड सेम ड्यूरिंग द ईयर, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। अगर हम साल में एक ही बार क्रॉप उगाएं तो आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक क्रॉप खत्म हुआ वैसे ही दूसरा क्रॉप हमने स्टार्ट कर दिया उगाना, तो उससे हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी। अब यहाँ पे आपको पालमपुर जो विलेज है वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया था एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉप्स मेन क्रॉप्स उगाते हैं यहाँ के फार्मर्स, और पोटैटो मतलब आपके जो आलू है वो 3rd क्रॉप की तरह उगा रहे हैं पिछले 15-20 साल से। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका है 6th क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। आपका ऑप्शन है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, टोटल शेयर कैपिटल, फिक्स्ड डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने कैपिटल पढ़ी थी कि आपकी फिजिकल कैपिटल है वो डिवाइड होती है 2 में, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के हमने एग्जांपल्स देखे थे और वर्किंग कैपिटल के भी हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो यहाँ पे यही वाला वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा है। तो आपका रॉ मटेरियल और मनी तो हमने उस एग्जांपल्स में देख लिया था कि ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं। अब आपको पता करना है क्या टोटल शेयर कैपिटल और फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम फाइनेंशियल बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स में करते हैं डिपॉजिट, वो भी आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर ये सब है तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, अदरवाइज आप करेक्ट आंसर बताएंगे। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए, रॉ मटेरियल और मनी को ही आपका कहते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये इनिशियली रिक्वायर्ड होती है आपको प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन,
अब विद रेफरेंस टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट, ये जो टर्म है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप लोगों ने काफ़ी सुनी होगी, ठीक है, काफ़ी कॉमन टर्म है और इकोनॉमिक्स जब आता है तो ये टर्म आती है। प्लस हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और यहाँ पे ये बहुत ही प्रेवलेंट फिनोमिना है। फर्स्ट आपका है, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। सेकेंड है, द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 8 people but engages 5 people. थर्ड है, इफ पीपल हु आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल डिक्लाइन। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है 3 स्टेटमेंट्स रीड करके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर मार्क कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको गिवन है कि अगर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है तो हमें लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है पर वो एम्प्लॉयड होते नहीं हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हिडन या फिर छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वी आर गेटिंग द आइडिया कि लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपकी। सेकंड आपको पूछा है कि आपको वर्क, जो काम हम कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, फार्म पे, वहां पे आपको 8 लोगों की सर्विस रिक्वायर्ड है बट आपके पास 5 ही लोग हैं। तो ऐसे नहीं होता है, उल्टा होता है, 5 लोग जो है उस खेत पे काम करेंगे तब भी उतनी आउटपुट आएगी, बट अभी फिलहाल क्या है 8 लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए 5 के अलावा जितने भी लोग हैं वो आपके कहलाते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपके 3 हैं और ये इंटरचेंज किया गया है, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 8 होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड है आपकी कि जो लोग डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर उनको निकाल भी दें, अगर इन 3 लोगों को निकाल भी दें और ये 5 लोग ही काम करेंगे फिर भी आपकी उतनी ही प्रोडक्शन होगी, मतलब आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता इन लोगों से। तो यहाँ फील्ड विल नॉट डिक्लाइन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी उन लोगों के जाने से, क्योंकि वो वैसे भी एक्स्ट्राज में है, अगर वो उस फील्ड में रहेंगे तभी भी प्रोडक्टिविटी आपकी उतनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 किलो आपका गेहूं उग रहा है तो आपका तभी भी 10 किलो ही उगेगा जब वहाँ 5 लोग होंगे, और 8 लोग होंगे तभी भी 10 किलो ही उग रहा है, तो कोई प्रोडक्शन में बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपकी वो लोग क्या है अनवांटेड है, अनरिक्वायर्ड है और अनएम्प्लॉयड है, पर हमें लगता है कि वो खेत में काम कर रहे हैं इसलिए वो एम्प्लॉयड है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो सी है इसका आंसर। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने ये डिस्कस किया है। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें मेनली देखने को मिलता है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बच्चों को भी ले जाते हैं, बड़ों को भी ले जाते हैं, तो पूरे खेत में आपके 5 लोगों की ज़रूरत होती है, बट 8, 9, 10 कितने भी आप लोग वहाँ पे इंगेज करके रखते हैं। तो ये 3 लोग जो है 5 के अलावा वो एक्स्ट्रा है, और इन्हें निकाल दिया जाए तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी। तो नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आपने देखे होंगे अपनी एनसीईआरटी में। आपको यहाँ पे ए ऑप्शन में है मल्टीपल क्रॉपिंग, बी में है यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, थर्ड है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डी है आपका बोथ बी एंड सी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार भी आपने एनसीईआरटी रीड की हो या नहीं भी की हो, तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो काफ़ी इजी आपको ये लगेंगे। तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका क्या इंक्लूड होता है, HYV सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़। आपका जो मल्टीपल क्रॉपिंग है ये तो आपके ट्रेडिशंस हैं, पहले से ही चलते आ रहे हैं कि एक ही फील्ड में जो है उगाते रहते हैं अलग अलग चीज़ें। तो आंसर आपका है डी। तो ये आपका मॉडर्न फार्मिंग है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, डैम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मशीनरी, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं हम लोग, टिलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डीजल यूज़ होता है इन सब मशीनरीज में, ऐसे कैनाल्स से आपके इरिगेशन के लिए पानी आ रहा है, प्लस आपका पंप सेट है, आप वाटर पंप करके ला रहे हैं कहीं से। तो ये सारा क्या है आपका मॉडर्न टेक्निक्स है फार्मिंग की। इससे पहले आपके क्या ट्रैक्टर्स यूज़ होते थे, नहीं, हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते थे, हम बैल होते हैं, हल होते हैं, उनसे खेत जोतते थे। तो यहाँ पे आपका क्या है, अब ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है प्लॉइंग के लिए। तो ये हमारे हैं मॉडर्न टेक्निक्स। 9th क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमें जो है क्रॉपिंग सीजन्स दिया है और कौन से क्रॉप इस सीजन में उगते हैं वो लिस्ट 2 में है, आपको मैच करना है। खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप।
और ऑप्शन में है आपके वीट, क्यूकम्बर एंड पंपकिन और ज्वार एंड बाजरा। आपको मैच करना है कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप उगता है आपका। तो आपको कोड्स नीचे गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले खरीफ सीजन अगर हम लें तो खरीफ सीजन में आपका होता है ज्वार एंड बाजरा। राबी सीजन में होता है आपका वीट। और जायद जो है वो आपका है मार्च अप्रैल के पास का छोटा सा 1-2 महीने का सीजन, जहाँ पे आपको जो घिया है, तोरी है, आपके खीरे हैं, कद्दू है, पंपकिन है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही छोटा सीजन होता है। खरीफ सीजन मेनली आपका क्या है, जो आप देखते हैं रेनी सीजन में, यहाँ पे राइस भी उगता है, ठीक है। तो ज्वार बाजरा राइस भी इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही राबी है जो आपका रेनी सीजन के बाद जो सर्दी वाला टाइम आता है, फिर आपको पता है जनवरी फरवरी जब ये गेहूं पकता है तो ये इसकी कटाई होती है, इसमें बैसाखी मनाई जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा खरीफ क्रॉप है और ये काफी लंबी लिस्ट है। और खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप में कौन से क्रॉप आते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, ठीक है जी। ए का 3, बी का 1 और सी का 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने अपने सेकंड चैप्टर में देखा होगा, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये यूज हुई हैं टर्म। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर। तो आपको बताना है कि कितने साल से नीचे के बच्चों की अगर डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो ये है आपका इन्फेंट से आपका मतलब होता है 1 ईयर, 1 साल से नीचे के बच्चा चाहे वो पैदा होते ही 0 to 1 ईयर के बीच में कभी भी उसकी डेथ हो जाए तो वो आपका IMR में काउंट होता है। ऐसे ही अगर 5 ईयर्स से नीचे किसी बच्चे की डेथ हो तो वो आपका होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वही है अंडर द एज 1। तो अभी टोटल डेथ देखते हैं, जहाँ पे डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। फॉर एग्जाम्पल 1000 लाइव बर्थ हुए हैं, अब इसमें से आपके 40 बच्चों की डेथ हो गई है, 50 बच्चों की डेथ हो गई है, तो ये क्या है आपका IMR। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अंडर 5 जो है मोर्टेलिटी हो चाइल्ड में या फिर बच्चों में पर 1000 बर्थ तो उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो NCERT पे बेस्ड थे। तो 9th क्लास के NCERT पे बेस्ड हमने 2 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर इस बुक में हैं आपके, तो हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब आपने अगर नहीं रीड किया तो जाके रीड कर लीजिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और बेसिक्स क्लियर करने के लिए NCERT जरूर रीड करनी चाहिए। और इसी के लिए आपके जो है प्रीलिम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ताकि बाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजीली समझ आए, ठीक है। ये हमारे कुछ फ्री कोर्सेज है और पेड कोर्सेज है तो आप अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए ये हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सो मच।